दे कोई ऐसा ज्ञान हमें भी, ज्ञान ऐसा हमें भी दे कोई, मन की गांठें खुल जाएं, जिज्ञासा हो शांत जिया की, भीतर का तम मिट जाए। दर्शकों, भीतर के तम का नाश करना ही होता है उद्देश्य शिक्षा का। और जब बात की जाती है उच्च शिक्षा की, तो बता दें 1995 हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर 1995 को स्थापित किया गया गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। उद्देश्य यही था कि हरियाणा के विद्यार्थियों को भी उच्चतम शिक्षा का मौका मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाने का मौका मिले और 15वीं सदी के संत शिरोमणि गुरु जम्बेश्वर के नाम पे रखा गया इस विश्वविद्यालय का नाम। इसी विश्वविद्यालय के माननीय वाइस चांसलर श्रीमान डॉक्टर नरसिंह राम बिश्नोई आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। चर्चा करेंगे कि किस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा के खास तौर पर उच्च शिक्षा के परिदृश्य को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें, एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित डॉक्टर नरसिंह राम बिश्नोई का जन्म सिरसा के गांव जंडेवाला बिश्नोई में हुआ और वहां से आगाज जो किया इन्होंने अपने विकास की यात्रा का, तो फिर यहां तक पहुंचे और आज बहुत अनेक विद्यार्थियों के मार्गदर्शक की भूमिका अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ इनकी सरपरस्ती में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय उच्चतम सफलता के नित नए शिखर को छू रहा है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि नई एजुकेशन जो पॉलिसी है NEP 2020, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जो NEP 2020 जो है, ये बहुत ही गहन जो है वैज्ञानिकों ने बैठ के इसको जो है संचालन किया और इसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन को जो बढ़ावा दिया गया है और साथ में जो है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चा जो है अपनी डिग्री के साथ साथ जो है दूसरी डिग्री भी कर सकता है और साथ साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकता है, ताकि डिग्री के साथ साथ अपनी स्किल इन्हांसमेंट कैसे कर सकता है वो इसके अंदर प्रोविज़न रखा गया है। और ऑलराउंडर बच्चे की डेवलपमेंट होती है। अभी पहला बच्चा पहले था, भाई बच्चा एक BA का बच्चा है तो वो दूसरे कोर्सेज कोई नहीं कर सकता था। आजकल BA का बच्चा अपनी दूसरे कोर्सेज भी कर सकता है, जैसे उसमें वैल्यू एडेड कोर्सेज भी है, स्किल के कोर्सेज भी है। तो वो सारे कोर्सेज जो है बच्चा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है उनको ये चीज़ों की फैसिलिटीज हमें मिली हुई है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चा जो है साथ में पहला बच्चा BA कर लिया करता, बीच में छोड़ देता था तो उसके कहीं जुड़ते नहीं थे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर फर्स्ट ईयर कर लिया तो उसके बाद में उसको डिप्लोमा मिलेगा, सेकंड ईयर कर लिया तो उसको उसके हिसाब से डिग्री मिलेगी, 3 साल का कर दिया तो उसको डिग्री मिल जाएगी और उसके बाद में उसको ऑनर्स की डिग्री, रिसर्च बेस है, जिस हिसाब से बच्चा जाना चाहता है वो सारी फैसिलिटीज़ जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रोवाइड की गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। 1986 के बाद जब दशकों बाद नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया, तो यही सब कोशिश थी कि शिक्षा जो है ना केवल सरल हो जाए, सुगम हो जाए, बल्कि वो सहज रूप से सब तक पहुंच भी अपनी बना सके। और डॉक्टर साहब, जो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए कौन कौन से कदम उठा रहा है? हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जो है पिछले साल जो हमने UG कोर्सेज के अंदर सभी में लागू कर दी गई है और इस सेशन से तो हमने एफिलेटेड कॉलेजों में भी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर ली है। और अब आगे जो है नेक्स्ट ईयर जो इस सेशन में करंट जो सेशन आएगा उसमें हम PG में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय सतत अनवरत कोशिश कर रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी को जमीनी हकीकत में असली जामा पहुंचाने के लिए। और डॉक्टर साहब, जब बात करते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी की, तो इसमें एक शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, सुनने में आता है, कौशल विकास। गुरु जम्बेश्वर विद्यालय जो है विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों में कौशल विकास के लिए क्या क्या कर रहा है? हमारे जो कौशल विकास के लिए हमने जो है जो कौशल से रिलेटेड जो कोर्सेज है वो हमने कोर्सेज आरंभ किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, BTech इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंसेस, BSc डेटा साइंस, MSc डेटा साइंस, BCA, MCA, BBA, MBA और दूसरे भी जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हमने टेक्निकल कोर्सेज जो है कम से कम 40 के करीब शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं। जो बच्चे अपने डिग्री के साथ साथ +2 के बाद में कोई भी बच्चा हरियाणा में कहीं से भी अपनी डिग्री के साथ इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को जो है कर सकता है। हरियाणा स्किल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हमने एक MOU किया है और जिसके तहत जो है ये स्किल के जितने भी कोर्सेज है, जिसके अंदर जो है हमारे पास लोगरिथम है, कंप्यूटर के है
और जो लैंग्वेज इन्हांसमेंट कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, इस टाइप के कोर्सेज भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज है जो कोई भी कैप्सूल कोर्सेज जो अपनी डिग्री के साथ बच्चा कर सकता है, वो हमने आरंभ किए हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे जो दर्शक हैं उनमें से देखने वाला कोई विद्यार्थी या कोई भी इंसान इस तरह के कोर्सेज से जुड़ना चाहता है, तो क्या हमारे विश्वविद्यालय में कौशल विकास केंद्र है जो इस तरह के विद्यार्थियों की मदद कर सके? हमारे यहाँ पे पंडित दीनदयाल जो है इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स है, जिसके अंदर जो बच्चों के लिए जो है इनोवेशंस के लिए जो है सारी फैसिलिटीज़ है। बच्चे उसमें प्रोजेक्ट्स करते हैं, अलग अलग जो भी आइडियाज़ हैं उनके लिए हमने स्पेशल फैसिलिटीज़ दी हुई है। तो वो बच्चों के लिए जो है उसमें जाके हमारे करते हैं और बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है हमारे पास में। 6.5 करोड़ की लागत से हमने भवन बनाया है और करोड़ों रुपए की लागत से हमने उसमें एक आइडिया लैब भी बनाई है, और जिसके तहत जो है बच्चे अपना इस टाइप की जो भी है वो टेक्नोलॉजी अपने आप बच्चे काम करते रहते हैं उसके अंदर प्रोजेक्ट्स इन पे। और अलग अलग हम एक्टिविटी भी ऑल इंडिया लेवल पे भी जो है हैकाथॉन और दूसरी एक्टिविटी कंपटीशन भी कराते रहते हैं। भाई जो बच्चों का आइडिया, हमारे बच्चों को क्या है, दूसरे बच्चे क्या चाह रहे हैं, वो भी हम इसमें करवाते रहते हैं। उससे बच्चों के नए स्टार्टअप है और है, उनमें बच्चों को वो मिलते हैं, तो उस पर भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं इन बच्चों को। नई एजुकेशन पॉलिसी का एक लक्ष्य ये भी है कि हम अपने देश को, अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बना सकें। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की भूमिका में किस प्रकार से गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय अपना योगदान दे रहा है? आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे बड़ा है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, इनोवेशंस करनी है। तो उसकी दिशा में जो हमने जो कोर्सेज जो है सारे टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करें उसके हिसाब से हमने कोर्सेज करे हैं, ट्रेनिंग भी उस हिसाब से दे रहे हैं, और रिसर्च जो बच्चे कर रहे हैं वो भी इस हिसाब से अप्लाइड करवा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी विकसित हो, उसको पेटेंटिंग हो। तो पिछले साल भी जो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है 18 पेटेंट जो हमने फाइल किए हैं, जो PhD स्कॉलर्स हैं और टीचर्स हैं जो इनोवेशंस कर रहे हैं। तो उस हिसाब का हमारे विश्व इनोवेशन बढ़ रहा है, ताकि विकसित भारत जब ही हो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। डॉक्टर विश्नोई की अगुवाई में लगभग 300 विद्यार्थियों ने अपने शोध पत्र तैयार किए। डॉक्टर विश्नोई ने भी लगभग 286 के आसपास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शोध पत्र तैयार किए हैं। 30 से अधिक विद्यार्थियों ने PhD कंप्लीट की। 80 के अधिक विद्यार्थियों ने एमटेक में आपका मार्गदर्शन प्राप्त किया। तो डॉक्टर साहब, आपके लिए विकसित भारत का सपना, जिस समय आपने एक शिक्षाविद के रूप में अपना शिक्षा के सफ़र का आगाज़ किया था और आज जहाँ पर आप पहुँचे हैं, उसमें क्या क्या बदलाव आप पाते हैं? बदलाव जब हम आरंभ में जब हमने स्टार्ट किया, एक्चुअल में क्या है कि मेरी स्टार्टिंग ही जो है मेरी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च हुई, अपने पढ़ाई वहाँ थी, MSc PhD मैंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। उनके अंदर जो है रिसर्च का जो है ज़्यादा यूनिवर्सिटी में था, तो उसको रखते हुए जब मैं इस विश्वविद्यालय में आया तो हमने रिसर्च वो कंटिन्यू रखी, और उसके हिसाब से हमने रिसर्च को बढ़ावा दिया और बच्चों को अप्लाइड रिसर्च करवाई। तो जिनके कारण हमारी पब्लिकेशन भी बढ़ी और बच्चों को रोज़गार भी मिला। जैसे पेडिस्ट्रा है, पेडिस्ट्रा की जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, तो उससे हम इथेनॉल कैसे बना सकते हैं। एल्गी है, समुद्र के अंदर जो है इतनी एल्गी होती है, तो उससे हम बायोडीजल कैसे बना सकते हैं। जो आने वाला जो आगे जो भी डीजल मिलेगा और है वो हमारा एल्गी से और से 4th जनरेशन है, इसी से मिलेगा। हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं पेडिस्ट्रा से। इस टाइप की रिसर्च पे हमने काम किया और बच्चों को एमटेक के प्रोजेक्ट्स भी करवाए और PhD भी करवाई, ताकि हमारी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो और साथ के साथ जो हमें नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो, और ताकि पेडिस्ट्रा से हम जो वेस्ट से कैसे उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें, उस टाइप का हमने काम किया। डॉक्टर विश्नोई को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से बरसों बरस श्रेष्ठतम विश्व के 2% जो वैज्ञानिक हैं उसकी फहरिस्त में शामिल किया गया है। यही कारण है कि वो नवाचार के साथ हमेशा अपने आप को जुड़ा पाते हैं। डॉक्टर साहब, जब 2020 में कोविड आया तो ऐसा लगा कि सब कुछ थम गया, सब कुछ रुक गया, और विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षा जगत पे भी लगा कि एक खतरा सा मंडरा रहा है, शिक्षा का दौर शायद कुछ रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोविड के दौर में जो ऑनलाइन पढ़ाई का आगाज़ हुआ, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, कोविड के टाइम में जो कई चीज़ें होती है, इस टाइम में हमने एक नई चीज़ सीखी, वो है कि इनोवेशन, जो ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कुछ जो एजुकेशन को बढ़ावा मिला है, और इसका फ़ायदा भी हुआ। जब हमने आज हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है, पहले जो कोविड से पहले हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज नहीं थे, आज हम विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारे 6 जो है UG प्रोग्राम है और 12 PG डिप्लोमा है हमारे पास के अंदर ऑनलाइन,
और 40 से कम शॉर्ट टर्म कोर्सेज है ऑनलाइन। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी ये चीज़ लागू की गई है, भाई आप डिग्री के साथ में जो दूसरे कोर्सेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर बच्चे जो रेगुलर जो कर रहे हैं वो तो साथ ही साथ ऑनलाइन कर ही रहा है, पर जो बच्चे +2 के बाद में अपने इंडस्ट्री में और में कहीं जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी बड़ा फ़ायदा हुआ है कि वो बच्चे जो है ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज और दूसरी डिग्री जो है अपना कैसे स्किल इन्हांसमेंट करें, तो वो कोर्सेज भी साथ के साथ कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन को बढ़ावा करने से एजुकेशन के अंदर बिल्कुल बदलाव चेंज आ गया है, और आने वाला टाइम जो है ऑनलाइन एजुकेशन का ही होगा। और उसकी दिशा के अंदर हमने काफ़ी हमारे विश्वविद्यालय ने इसके ऊपर काम किया है, और जिसके अंदर हमारे यूजी के अंदर डिग्री जैसे बीकॉम की डिग्री हम देने लग रहे हैं ऑनलाइन जो है, और ऐसे ही जो पीजी की डिग्री जो है एमसीए है, एमए है, एमबीए है, ये हमारी पीजी डिग्री है जो ऑनलाइन है। डिप्लोमा जो है हम जो है बिजनेस एनालिटिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, और दूसरे डिप्लोमा हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। इसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी जो है जो मतलब लेटेस्ट कोर्स है जिनके कारण जब हमें जॉब मिल सकती है बच्चों को, तो डिग्री के साथ साथ वो हमने 40 से करीब ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किए हैं। तो ये कोरोना के बाद में जो एक नया बदलाव है ऑनलाइन एजुकेशन में, कि सभी बच्चे हमारे जो है गाँव में चाहे बच्चा बैठा तो मोबाइल सबके पास में है, तो वो घर बैठे भी जो ये डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। तो उसका बड़ा बदलाव है कोरोना के बाद में। अब ढाणियों में और में गाँव में बच्चे रहते हैं, तो उनको पढ़ाई का कोई साधन नहीं होता, तो वो घर बैठे जो है ऑनलाइन डिग्री डिप्लोमा अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि कोविड-19 का दौर जब आया तो उसने ऑनलाइन पढ़ाई और जो दूरवर्ती शिक्षा के बारे में हमारी सोच थी, जो नज़रिया था, उसको बदलने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन डॉक्टर साहब, जब बात की जाती है कि इसके लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, यानी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको लेकर गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में क्या किया जा रहा है? देखो, इसके लिए हमने हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है एक तो 360 वर्चुअल टूर हमने बनाया। तो वर्चुअल टूर के अंदर क्या क्या हमारे विश्वविद्यालय के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, जो दूर दराज के अंदाज जगह पर बच्चे बैठे हैं, डाणियों में और कहीं बैठे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो घर बैठे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है 360 वर्चुअल टूर के तहत हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जा जाके आप देख सकते हो किस डिपार्टमेंट की फैसिलिटीज़ क्या है, उसमें कितने इंस्ट्रूमेंट्स है, लैब कैसी है, हॉस्टल में रहने की फैसिलिटीज़ कैसी है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी क्या है, मेस का कैसे है, वो सारी चीज़ें बच्चे देख गए। और उसके हिसाब से आजकल जो +2 के बाद में बच्चे देखते हैं भी यूनिवर्सिटी कैसी है, तो वो यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलती है। वो घर बैठे अपने बच्चे देख सके, बच्चों को पता नहीं होता, तो वो घर देखते बच्चे देख सके। तो इसलिए हमने 360 वर्चुअल टूर जो है हमारे विश्वविद्यालय का बनाया है, ताकि बच्चे एडमिशन लेने से पहले अपने डिपार्टमेंट को देखें और उसके बाद में अपने कोर्स को चुनें, ताकि रोज़गार मिले उसको, किस टाइप की फैसिलिटीज़ है वो हमने फैसिलिटी जो हमारे विश्वविद्यालय में की। और इसके साथ साथ जो हम जो है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ERP लागू करने जा रहे हैं, तो जिसके तहत हमारी जितनी फाइलिंग सिस्टम और जो है वो हम सारा जो है एग्जामिनेशन और एडमिशन ये सारे पहले भी थे, पर अब कंप्लीट अब जो है ऑनलाइन सिस्टम करने जा रहे हैं, जिससे कारण जो है एक तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी और एक एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो ये भी हम विश्वविद्यालय के अंदर जो है फैसिलिटीज़ करने जा रहे हैं इस साल। मतलब कहने का ये हुआ कि गुरु जम्बेश्वर जो यूनिवर्सिटी है वो धीरे धीरे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ साथ भी अपनी भूमिका अदा बनकर निभा रही है। डॉक्टर साहब, जब बात करते हैं PhD के एडमिशन की, तो सुना है यहाँ पर विंटर सेशन में भी PhD के एडमिशन होते हैं, ये क्या है? हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है 2 बार PhD के एडमिशन होते हैं, समर में और विंटर में। अब विंटर में भी हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है PhD का एडमिशन आजकल आरंभ हुए हैं। और इसके साथ साथ हमारी एक वर्किंग प्रोफेशनल जो है उनके लिए भी जो हमने PhD की फैसिलिटीज़ दी है, जो अपने जॉब के अंदर है या प्राइवेट जॉब में जो काम कर रहे हैं, वो भी अगर अपनी एजुकेशन को बढ़ावा करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने प्रोविज़न रखा है कि वो अपने कोर्सेज साथ ही साथ जो है जॉब के साथ साथ कोर्स कर सके। तो हमने PhD के जो है उनके लिए स्पेशल कोर्सेज डिज़ाइन करके और उनका भी प्रावधान रखा हुआ है PhD के लिए हमने इसमें। डॉक्टर साहब, 3 दशकों की छोटी सी अवधि में ही गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ने न केवल प्रदेश, राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान बनाई है। हमारे इस विश्वविद्यालय को कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है और ये कहाँ पर अपना किस पायदान पर आप इसको खड़ा पाते हैं? हमारा विश्वविद्यालय मैडम जो शुरू से ही जो 2002 से जो है पहला विश्वविद्यालय हरियाणा के 2002 से जो NAC A ग्रेड है और हाल ही में जो NAC A+ है, और NIRF रैंकिंग के अंदर हमारे विश्वविद्यालय को जो है
स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो है 47th रैंक मिली है, और फार्मेसी डिपार्टमेंट को हमारे 55th रैंक मिली हुई है, और मैनेजमेंट को जो है 101 से लेके 125 जो है कैटेगरी में हमारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आता है। और इसके साथ ही जो है वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी जो हमारे विश्वविद्यालय ने अपनी पहचान बनाई है, जिसके तहत जो है टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर रिसेंटली जो है हमारे विश्वविद्यालयों को जो है 350 से 400 बैंड के अंदर जो हमारे विश्वविद्यालय में आया रैंक। और इसके साथ ही जो हमारे फिजिकल साइंसेज के डिपार्टमेंट जो है उनकी जो है 33rd रैंक है, और इंजीनियरिंग की 44th रैंक आई हमारी। और उसके साथ जो सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जो है हमारे विश्वविद्यालय का जो है वर्ल्ड के अंदर 409th रैंक है, और जो इंडिया के अंदर है 16th रैंक आया हुआ है हमारा इसके अंदर। मतलब कहने का ये है कि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय एक अग्रणी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर साहब, बात करें नवाचारों की यानी रिसर्च और इनोवेशन की, तो उसमें गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय को आप कहाँ पाते हैं? हमारा विश्वविद्यालय जो है वो रिसर्च बेस्ड विश्वविद्यालय के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि हमारे जो है विश्वविद्यालय के अंदर रिसर्च को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है, और जिसके कारण जो है हमारा विश्वविद्यालय के अंदर जो है 5200 के करीब जो है स्कोपस रिसर्च पब्लिकेशन है, और जिसकी 1,18,000 के करीब जो है साइटेशन है। और हमारा एच इंडेक्स जो कि यूनिवर्सिटी की क्वालिटी को दिखाता है रिसर्च वर्क किस टाइप का होता है, वो हमारा 131 है, जो कि हमारा इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा है। और हमारा पर पेपर साइटेशन भी जो है 22.48 है। मतलब कहने का ये है कि न केवल हम उपलब्धियों की एक यश गाथा लिखते जा रहे हैं, बल्कि विकास की नई परिभाषाएं गढ़ने को भी उतारू हैं। डॉक्टर साहब, जब एक विद्यार्थी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है तो उसकी, उसके परिवार की और उसके शिक्षकों की भी एक अभिलाषा होती है कि वो एक अच्छा मुकाम हासिल करे, एक अच्छा अवसर उसको नौकरी का मिले जहाँ पे वो अपनी काबिलियत दिखा सके। तो विश्वविद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों के प्लेसमेंट के लिए क्या किया जा रहा है? मैडम, हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो डायरेक्टरेट ऑफ प्लेसमेंट हमने स्थापित कर रखा है, उनके अंदर जो है जो बच्चों को पहले तो हम जो इंटरव्यू से पहले हमने उनको तैयारी करवाते हैं, इंटरव्यू कैसे देना है, और उनसे जिस इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड हम उनको तैयारी करवाते हैं। और उसके बाद में हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनियों की यहाँ पे कैंपस में प्लेसमेंट होती रहती है, जैसे IBM है, और दूसरी जो है दूसरी भी कंपनी आती रहती है, इन्फोसिस है, जो भी हाल ही में अभी जल्दी ही आएगी, 17-18 तारीख को हमारे पास आ रही है। और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे पास में आती रहती है। तो हमारी प्लेसमेंट जो है काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है, और कई डिपार्टमेंटों की तो हमारे पास में 100% प्लेसमेंट है, जिसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, और हरियाणा स्कूल भी जो MBA है। तो इन डिपार्टमेंटों की हमारे पास में 100% फैसिलिटीज़ है, और बड़ी अच्छी प्लेसमेंट जो अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में हमारे बच्चे गए हुए हैं। और इस साल तो हमारे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बच्चों को जो है मल्टीनेशनल कंपनी था, जो दुबई के अंदर भी जो है 4 बच्चों को प्लेसमेंट हाल ही में अभी जल्दी अभी मिली हाल ही में। डॉक्टर साहब, आपको जाना जाता है अपने पर्यावरण प्रेम के लिए। कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जब नाम आता है तो आपका नाम आना लाजमी बन पड़ता है विश्वविद्यालय में। किस प्रकार से आप गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं? मैडम, हमारे विश्वविद्यालय का जो नाम ही है, जो 15वीं सदी के जो महान संत और जो इन्वायरमेंटलिस्ट गुरु जम्बेश्वर जी के नाम से है, जिनकी शिक्षा ही जो मेन था प्रकृति और पर्यावरण का जो सामंजस्य बना के आप कैसे डेवलपमेंट करोगे, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए जो हम कैसे जो इन्वायरमेंट है उसको हम कैसे उनको दे सकें। तो हमारा जब विश्वविद्यालय स्थापित हुआ उस टाइम सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय में 18 पेड़ थे। आज जो हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो है 55,000 से ज़्यादा बड़े पेड़ हैं। और हमारे विश्वविद्यालय का जैसे टेम्परेचर शहर से अंदर जो लोग आते हैं तो गर्मियों के अंदर 4-5 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है। और इसके साथ साथ जो है सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड रैंकिंग में भी जो हमारे विश्वविद्यालय ने रैंकिंग पाई है, जैसे हाल ही में जो है इंडोनेशिया द्वारा जो वो सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई, जिसमें वर्ल्ड में हमारा जो है 409 नंबर था और भारत के अंदर जो है 16वां रैंक था। और इसके साथ साथ हम कोर्सेज के अंदर भी जो है बच्चों को सस्टेनेबिलिटी का और उनके बारे में भी जो हम बताते रहते हैं। डॉक्टर साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विद्यालय ने खासा मुकाम हासिल कर लिया है। आप इस विश्वविद्यालय को कहाँ पाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं?
हमारी योजनाएं है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे हमारी जो ग्रेडिंग है नेक A+ ग्रेड है, तो हम चाह रहे हैं भी हमारे पास में नेक की भी जो है A++ ग्रेडिंग हो, NRIF की रैंकिंग जो है वो भी और इम्प्रूव हो, और वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग जो टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन QS रैंकिंग के लिए भी हम अप्लाई करेंगे इस बार, और बाकी जो रैंकिंग है उनके अंदर भी हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा सुधार हो, और जिसके तहत जो है वर्ल्ड के 100 रैंकिंग के अंदर जो है हमारी यूनिवर्सिटी है उनके अंदर आने की हम पूरी वो है, और उसके हिसाब से हम जो रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं, और नए नए टेक्निकल कोर्सेज जो है वो भी हम साथ के साथ करवा रहे हैं, ताकि हमारी और अच्छी रैंकिंग मिले और बच्चों को रोजगार भी मिले हमारे विश्वविद्यालय से। डॉक्टर नरसिम्हा बिश्नोई एक भावुक हृदय के मालिक भी हैं, और एक मध्यम वर्गीय परिवार से जब आपने अपने शिक्षा के सफ़र का आगाज़ किया और आज इस जगह तक पहुँचे, तो वो लोग जो मानते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ज़्यादा, बच्चों के लिए ज़्यादा अवसर नहीं होते, या कभी कभी किसी ना किसी कारणवश निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, ऐसे हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई वो बात नहीं है। अब मेरी भी जो है प्राइमरी एजुकेशन 4th क्लास तक जो है मैं जो गांव से की हुई है जंडवाला बिश्नोजान में, उसमें सिर्फ 5th क्लास तक ही एजुकेशन थी, प्राइमरी स्कूल था। मैं जो 1974 से 70 उसमें 77 तक वहाँ था। उसके बाद में जो है 5th में सिस्टर हो गई थी, वहाँ पे 6th क्लास में आ गई, तो वहाँ प्राइमरी तक ही इस गाँव में स्कूल था। फिर हम डवाली शहर है उसके अंदर आ गए थे, तो वहाँ मन प्राइमरी स्कूल से जो है 5th की, और फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल से हमने मैट्रिक की। उसके बाद में मन जो है DN कॉलेज के अंदर जो है उन दिनों के अंदर जिन बच्चों के फर्स्ट डिवीज़न आती थी तो वहाँ के प्रिंसिपल जो है लेटर भेजा करते थे, भाई आगे हमारे एडमिशन लो। तो फिर हमने एडमिशन जो है DN कॉलेज में एडमिशन लिया, पेरेंट्स ले के आए, पर हमें ये नहीं पता था कौन सी साइड लेनी है, कुछ है क्यों गाँव से आए हुए थे। तो उस टाइम में फिर जो उन्होंने बताया भाई कौन सी साइड लेनी, पिताजी बोले भाई मेडिकल साइड लेनी है, तो मेडिकल साइंस ले ली हमने। उसके बाद में जो है एजुकेशन HU से जो मैंने BSc DN कॉलेज से करी, MSc PhD जो है HU से की। उसके बाद में HU में 5 साल जॉब भी की। उसके बाद में जो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 98 में मैं वहाँ आ गया। और जो जहाँ से जो आप मेहनत करोगे तो अपने आप मुकाम बनते जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता मुकाम बनते रहे। वहाँ भी हमने रिसर्च की जिसमें वर्ल्ड विश्व में भी हमारे को रैंक की वो पहचान मिली, और आज इस जगह जो चीज़ें बैठे हैं तो ये सारे गुरु महाराज की कृपा है और मेहनत का है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो उससे अपने आप ही जो है रास्ते खुलते जाएंगे और नए नए मुकाम आपको मिलते रहेंगे। इसमें बच्चों को ये नहीं भाई हम कुछ नहीं, अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो सब कुछ अपने आप चीज़ें मिलती रहेंगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, उनमें से चंद का उल्लेख हम आपके जरिए ही सुनना चाहेंगे। अभी हाल ही में जो हमारे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें ऑल इंडिया सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ने जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, और उससे पहले जो है नेशनल सोसाइटी ऑफ इन्वायरमेंट साइंस ने जो है यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी दिया, और साइंटिस्ट अवार्ड भी मिले, कई अवार्ड वहाँ से भी मिले हुए हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नई शिक्षा नीति के जरिए सरकार की कोशिश है कि न केवल स्कूली शिक्षा बल्कि उच्चतर क्षेत्र में भी शिक्षा का विकास हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें शामिल हो सके। लेकिन चलते चलते आपकी तरफ से हम एक संदेश चाहेंगे हमारे विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए और तमाम दर्शकों के लिए। भाई बच्चों के लिए तो मेरा यही संदेश है, भी आप एक तो कोर्स ऐसे जो +2 करें तो उसके बाद में ऐसे कोर्स छांटें जिसमें रोज़गार मिले, और डिग्री के साथ साथ जो है आप अपने जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, स्किल इन्हांसमेंट है, क्योंकि स्किल इन्हांसमेंट का आजकल ज़माना है, इनोवेशन इंटरप्रेन्योरशिप, तो वो कोर्सेज छांटें। और डिग्री ले ली तो उसके साथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है वो ज़रूर करें। दूसरी डिग्री भी ऑनलाइन है, वो भी डिग्री कोर्सेज वो करें। और अभिभावकों से हमारा यही संदेश है कि बच्चों को पहले आप जो भी विश्वविद्यालय है, पहले विश्वविद्यालय के बारे में देखें, वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या है, उसके बाद में बच्चों को वो ही कोर्सेज करवाएं जिनमें बच्चों को रोज़गार मिल सकें, ताकि उन बच्चों में एडमिशन दें, ताकि बच्चों को आगे से आगे रोज़गार मिले डिग्री के बाद में। तो डॉक्टर नरसिम्हा बिश्नोई, ज़मीन से जुड़े
हकीकत का असली जिसको कह सकते हैं जीवंत उदाहरण है कि किस प्रकार कभी भी आपको अवसर मिल जाएंगे, बस अवसर पहचानना होगा, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना होगा, सफलताएं खुद ब खुद उनका कदम चूम लेंगी। आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी गहन जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।